ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। इसके 7वें और अंतिम संस्करण में आज सुनिए समावेशी विकास के लिए क्रांतिकारी प्रयास। This is Akashvani. News Services Division presents special series Seva Parv. Let's listen to the 7th and the last episode, Revolutionary Steps for Inclusive Development. सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सबको बिना भेदभाव के लगाई। मुफ्त राशन बिना भेदभाव के मिल रहा है। एक ऐसी सरकार है जहां काला धन नहीं, जन धन जन धन जन धन, यही शब्द सुनाई देते हैं। नव भारत के नव निर्माण में पिछले 11 साल रहे हैं बेमिसाल। ये 11 वर्ष रहे हैं सेवा के, समर्पण के, सुशासन के, बदलाव के, उन्नति के, प्रगति के, आत्मनिर्भरता के, संकल्प से सिद्धि के और इन सब से बढ़कर करोड़ों सपनों के साकार होने के। सेवा पर्व से जुड़े कार्यक्रमों की इस विशेष श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे समावेशी विकास के लिए क्रांतिकारी प्रयासों पर, जिसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन और जवाहरलाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अंशु जोशी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद आनंद। अंत्योदय, सबका साथ, सबका विकास। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की, जिसके अंतर्गत अब तक 56 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन मिला और महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना ने 4 करोड़ से अधिक ग्रामीण और शहरी परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में इस वर्ष जुलाई तक 41 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई, जिसके तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने करोड़ों किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई का सुरक्षा कवच प्रदान किया है। बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए जल जीवन मिशन के तहत अब तक 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है। वहीं सौभाग्य योजना से देश के हर घर में बिजली पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 8 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। मोदी सरकार की योजनाओं ने ये सुनिश्चित किया है कि समाज का कोई भी वर्ग विकास की धारा से वंचित न रहे। अंत्योदय की भावना से प्रेरित सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंत्योदय की भावना, जिसमें सबका साथ और सबका विकास है। मुकेश जी, आपसे अगर हम शुरुआत करें तो अंत्योदय का अर्थ ही होता है समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास। बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि जब पेट भरा हो तभी व्यक्ति विकास के बारे में सोच सकता है। कैसे देखते हैं अंत्योदय को आप? जब गरीब जीवन के मूलभूत और बेसिक नीड से बाहर निकलता है तो फिर उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो डेवलपमेंट में भी होता है और उसका अपना डेवलपमेंट होता है और फिर राष्ट्र निर्माण में भी वो कंट्रीब्यूट बेटर कर पाता है। मुझे लगता है अन्य योजना क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी ही नहीं है, इसने पूरे परिदृश्य को, जो गरीबी का जो परिदृश्य है उसको पूरा का पूरा एकदम परिवर्तित कर दिया है। प्रोफेसर अंशु जोशी, जब भी हम अंत्योदय की बात करते हैं तो व्यक्ति का आर्थिक रूप से सशक्त होना भी बहुत जरूरी है।
लेकिन पिछले 11 वर्षों में जो प्रगति हुई है और उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना को कैसे देखती हैं पिछले 11 वर्षों में इस क्षेत्र में हुए परिवर्तन को? निश्चित तौर पर जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं और किस तरह से भारत सरकार ने इस देश में नीति निर्माण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया, जिसमें जन भागीदारी और अंत्योदय के दर्शन को लाकर, और आनंद इसमें मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और जोड़ देना चाहती हूँ, वो है न सिर्फ बैंक अकाउंट्स बल्कि डिजिटलाइज्ड बैंक अकाउंट। तो आप यदि देखें तो न सिर्फ भारत विश्व में यदि देखें तो सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट्स वाले देश के रूप में हम देख सकते हैं। आप ये देखिए कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चला करके हमने अपनी अलग अलग सेवाओं को, इंक्लूडिंग जो ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, इसको हमने पूर्ण रूप से डिजिटलाइज किया है। तो 100 करोड़ लोगों के देश को अपने अथक प्रयासों के साथ डिजिटल करना और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था जिसको हमने प्राप्त किया है, क्योंकि अपना जो देश है वो संस्कृति और भूभाग के मामले में बहुत विविध है और फिर कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने थी, लेकिन इस पर बहुत अच्छे से हमारे देश ने काम किया है। तो देखिए, अगर अलग अलग हम इसमें क्षेत्र देखें तो आरोग्य सेतु जैसी एप्लीकेशन की सहायता से भारत ने 2018 मिलियन पंजीकृत उपभोक्ताओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 संपर्क ट्रेनिंग ऐप विकसित किया। और आप देखिए कि कोविड वैक्सीन के टीके की 2.15 बिलियन खुराक के साथ दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल टीकाकरण अभियान हमने सफलतापूर्वक चलाया और इसको हमने अकम्प्लिश किया। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का सबसे बड़ा डिजिटलाइजेशन करके हमने डिजिटल भुगतान के नेता के रूप में भारत को वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिलवाई। तो इस तरह से आप देखिए, और यूपीआई लेन देन में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। तो यदि इन नंबर्स को हम देखते हैं तो ये हमारी उपलब्धि की एक छोटी सी कहानी सभी तक पहुंचाने में सक्षम है। अंत्योदय की भावना भारत में जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उससे उम्मीद बनती है कि विकसित भारत के संकल्प में अंत्योदय अहम भूमिका निभाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए। गरीब से गरीब तक विकास पहुंचे और हर भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है। अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय की मजबूती है। Health and education for all. पिछले 11 वर्ष में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा को सबके लिए सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार का उद्देश्य ये रहा है कि कोई भी नागरिक इलाज और शिक्षा से वंचित न रहे और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इन सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने गरीब और वंचित वर्ग को वार्षिक 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवच प्रदान किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के अंतर्गत देश भर में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। यहाँ जरूरी दवाइयाँ बाजार से 50 से 90% तक सस्ती उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे आम लोगों को स्वास्थ्य खर्च में बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए वित्तीय सहायता और पौष्टिक आहार की सुविधा दी गई है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और मेडिकल कॉलेजों की संख्या और सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। शिक्षा क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, रोजगार परक और मातृभाषा आधारित बनाया गया। इस नीति ने स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यापक सुधार किए हैं। प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम और दीक्षा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप देश में बालिकाओं के स्कूल नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों को ऑनलाइन और सस्ती उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध हुए हैं। वहीं IIT, IIM और केंद्रीय विद्यालयों की सीटें भी लगातार बढ़ाई गई हैं। इन पहलों ने स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में समान अवसर सुनिश्चित किए हैं।
मुकेश जी, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होगी और पिछले 11 वर्षों की बात होगी तो सबसे पहले जहन में आएगा आयुष्मान भारत योजना, जिसने 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है और अब तक 40 करोड़ लोग इस योजना से रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कैसे देखते हैं इस इशू पे? तो प्रधानमंत्री ने बार बार कहते आए हैं कि स्वास्थ्य में जो खर्च होता है गरीब का, और कई बार ये देखा गया है कि कई सारे मिडिल क्लास के लोग गरीब हो जाते हैं स्वास्थ्य पे जो खर्च होता है उनका, उसके कारण। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हम केवल ये जानते नहीं हैं, हमने इस तरह की चीजों को देखा और जिया है। सो जो उनके अंदर जो एक फीलिंग है, वो फीलिंग के कारण जो आज जो पॉलिसीज आ रही हैं, वो उन सब चीजों को प्रधानमंत्री ने अपने लेवल पे एक्सपीरियंस किया हुआ है। जब आप एक्सपीरियंस से निकलकर कुछ इस तरह जो योजनाएं आती हैं तो उसमें परिपक्वता भी होती है और वो बहुत ईमानदार एक एफर्ट होता है। तो जो ऑनेस्ट एफर्ट है उसके कारण क्या हो रहा है कि अब जो कई सारे ऐसे परिवार हैं, और कई बार कई जगह सुनने को भी मिलता है कि जो हमें ये मिला तो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हमें पेसमेकर लगाना होगा, हम पैसे कहां से लाएंगे, हमारा डायलिसिस होता है, हम कैसे अपने डायलिसिस के खर्च को उठा पाएंगे। अब कैंसर जैसे भी बीमारी के लिए इसमें योजना में निहित किया गया है। तो एक तो ये है। दूसरा क्या हुआ है कि अब वृद्धों की जनसंख्या बढ़ रही है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कोई भी इनकम लेवल हो, यदि आप 70 साल से ऊपर हैं तो आप आयुष्मान योजना का कार्ड ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हेल्थ सेक्टर में जो काम किया गया और हेल्थ सेक्टर में जो गरीबों को सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, बुनियादी जो जरूरत है उससे जब हटते हैं लोग तो और कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं समाज में। उसी तरह से यदि मैं अश्योर्ड हूं कि मेरा हेल्थ का जो भी इशू होगा वो यदि सरकार वहन करेगी तो हम एक तो समाज स्वस्थ होगा इससे। बिकॉज क्या होता है कि यदि पैसे नहीं है और आपका स्वास्थ्य खराब है, आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो हमारा समाज ही अस्वस्थ हो जाता है ना। हम हर व्यक्ति को मिलाकर ही तो समाज और देश की परिकल्पना करते हैं। तो एक स्वस्थ समाज एक डेवलप्ड नेशन के लिए, जो कि हमारा एक टारगेट है कि हम अपने 2047 में जाकर हम एक विकसित राष्ट्र बने, तो वो विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में एक स्वस्थ समाज की जरूरत। जी बिल्कुल। अंशु मैम, कोविड में हमने 220 करोड़ टीके लगाए, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीका कार्यक्रम था, और हमने दुनिया के कई देशों में टीके भी दिए अच्छी भावना के तहत। लेकिन जो गरीब तबका है, जो कमजोर तबका है, उसको चाहिए, जैसा कि आयुष्मान भारत हुआ, जन औषधि केंद्र। 2000 से अधिक जेनरिक मेडिसिन, 16,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों में 50 से 90% सस्ते दाम में मिल रही है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। आप कैसे देखती हैं जब लोग सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उसके लिए क्या करेगी? $1 बिलियन का व्यापार आम व्यक्ति के लिए शायद एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जन औषधि केंद्र जैसी जो योजना है उसके लिए मुस्कान ला रही है। इस पहल को कैसी देखती हैं? अब हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देशों को भारत के इन जन औषधि केंद्रों और जन औषधि का जो कंसेप्ट है उसका अनुसरण करते हुए देख रहे हैं। ऐसे कई देश है जहां पर भारत न सिर्फ जन औषधि की दृष्टि से एक जो हमारे डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हमारा ई संजीवनी प्लेटफॉर्म है, जिसके चलते जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको किस तरह से मुफ्त में या दूरस्थ बैठे हुए भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, इसके तहत हम काम कर रहे हैं। चाहे हम टीकाकरण कार्यक्रमों की बात करें, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देने की बात करें, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने की बात करें, इस एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट अचीव किया है और बहुत गतिशील भूमिका निभाते हुए हमने अपने 140 करोड़ लोगों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे के विकास, सभी को कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि लागत प्रभावी दवाएं प्रदान करने, सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम चलाने, बड़े पैमाने पर नए मेडिकल कॉलेजेस खोलकर चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे मुख्य उद्देश्यों पर भी काम किया है। फिर योग जैसे वैकल्पिक उपचारों को बढ़ावा देना, भारत के सदियों पुराने चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद को प्रोत्साहित करना, नए नए मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल खोलना, व्यापक पैमाने पर जन औषधि केंद्रों को खोलना, टीकों के शोध और निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए स्वच्छ वातावरण को सुनिश्चित करना भी भारत सरकार के प्रमुख केंद्रित लक्ष्य थे, जिसमें एक बड़ी सफलता हमने प्राप्त की है। शिक्षा मनुष्य के भविष्य की आधारशिला होती है। एक शिक्षित राष्ट्र ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। विकसित राष्ट्रों में सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था, कौशल परीक्षण जैसी योजनाएं विश्व स्तरीय पर अगर बेहतर हों तो फिर देश विकास की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है।
मुकेश जी, 3 दशकों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति आई। कैसे देखते हैं पिछले 11 वर्षों में भारत में शिक्षा क्रांति को आप? देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति ने एक चीज तो बहुत क्लियर किया कि जो हमारा पहले एक हमारे शिक्षा पद्धति में एक लैंग्वेज प्रेजुडाइज वर्ड था, और वो लैंग्वेज प्रेजुडाइज होने के कारण गरीब के बच्चे हायर एजुकेशन में पिछड़ जाया करते थे। तो नई शिक्षा नीति ने जो भारतीय भाषाओं पे जो सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया, जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस के ऊपर जो एम्फेसिस किया, और इंजीनियरिंग की और चिकित्सा की, मतलब इंजीनियरिंग की, मेडिकल की पढ़ाई भी अब भारतीय भाषाओं में होने लगी। इससे एक चीज तो है कि सर्वांगीण हुआ, ये एनकम्पासिंग हो गया है। अब कोई भी व्यक्ति यदि उसमें हुनर है या उसमें टैलेंट है, सो दे कैन परस्यू हायर एजुकेशन। मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है नई शिक्षा नीति की कि ये इसने पहले लैंग्वेज बैरियर को तोड़ दिया। ये लैंग्वेज बैरियर तोड़ना एक बहुत रिवोल्यूशनरी चीज है, जो कि बहुत दूरगामी इसके इम्पैक्ट होंगे। आप देखो, जिस देश ने अपनी भाषा पे गर्व किया है, आप देखें तो वो सारे देश बहुत तरक्की किए। और कोई भी ज्ञान यदि आपको अपनी भाषा में मिले तो उसे ग्रहण करना मुझे लगता है कि ज्यादा आसान होता है। और मैं जो लैंग्वेज प्रेजुडाइज की बात कर रहा था, तो इंग्लिश हैज ऑलवेज बिन in India, and I all through my life I considered English not a language but a skill. तो आपको एक स्किल की तरह लेना पड़ता था, और वो अलग से अपना जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अलावा आपको अंग्रेजी का स्किल अक्वायर करना पड़ता था। तो ये सबसे बड़ा चीज है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत दूरगामी इसके इम्पैक्ट होंगे और लॉन्ग लास्टिंग एंड विल कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू आर। दूरगामी परिवर्तन की बात कर रहे हैं प्रोफेसर जोशी, चूंकि आप विश्वविद्यालय की प्रोफेसर भी हैं और शिक्षा के पहलू से बहुत नजदीक से जुड़ी हुई हैं। भारत में शिक्षा को 2 हिस्सों में अगर हम बांट कर देखें, तो एक वो वर्ग जो स्कूल जाने के लिए संघर्ष करता रहा है, दूसरा वो वर्ग जो बेहतर शिक्षा हासिल करके कुछ बेहतर करना चाहता है। उन दोनों के बीच एक बड़ी खाई थी जिसे पिछले 11 वर्षों में पाटने की कोशिश की गई। चाहे स्कूलों की संख्या बढ़ाना हो, चाहे विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना हो, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देना हो, प्रोफेसर्स की अच्छी ट्रेनिंग हो। आप बतौर प्रोफेसर कितना बदलाव देखती हैं? निश्चित तौर पर आनंद, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे न सिर्फ मैं जुड़ी हुई हूँ, विगत 10 वर्षों में मैंने इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव परिवर्तन आते हुए देखा है। यदि हम भारत की ओर दृष्टि डालें, जिस देश के हम निवासी हैं, वो लंबे समय से ज्ञान और शिक्षा का अग्रणी राष्ट्र रहा है। सो मच सो कि ज्ञान चाहने वाले जो लोग थे वो दुनिया के कोने कोने से तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी जैसे भारतीय विश्वविद्यालय आते थे और यहाँ से ज्ञानार्जन करके और बाहर जाते थे। और ये भारत की एक सॉफ्ट पावर का एलिमेंट भी था। और हमारी शिक्षा हमेशा से ज्ञान परक शिक्षा रही, कभी अंक परक शिक्षा नहीं रही। तो मैकॉले के राज में जिस तरह की पॉलिसी बनी, जब हम कॉलोनियल स्लेव थे, जब हम ब्रिटेन के अधीन थे, तो मैकॉले ने हमारे देश में बाबू उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसका उद्देश्य अंक परक शिक्षा के माध्यम से ब्रिटिशर्स की जो वैल्यू सिस्टम है उसका अनुसरण करते हुए बाबू बन सकें। इस प्रकार की एक मैकॉले की शिक्षा नीति थी। उस पर प्रहार करते हुए हमने देखा कि किस तरह से 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगाज भारत सरकार ने किया और इसके माध्यम से प्रगतिशील, समावेशी, ज्ञान मुक्त और समग्र शिक्षा की जो नीति है उसको लेकर के भारत सरकार आई और विश्व गुरु के गौरव को मैं कहूंगी कि NEP 2020 के माध्यम से वापस लाने का काम ये सरकार कर रही है, जिसमें कि विविध, बहुविषयक, अनुसंधान उन्मुख, नवीन, व्यापक, समावेशी और कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को हम बढ़ावा दे रहे हैं। भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण और डिजिटलाइजेशन भी किया है और प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नए नए एम्स, IITs और IIMs की स्थापना भी की है। तो एक समग्र शिक्षा प्रणाली, इंक्लूसिव शिक्षा प्रणाली को हम लेकर के आज चल रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस पुरानी अप्रासंगिक व्यवस्था को परिवर्तित कर रही है। प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाई, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मूल भावना भी है। आयुष्मान भारत न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक है। ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। Regional and Rural Development.
The Narendra Modi government has undertaken a comprehensive transformation of the regions long held back by security challenges. These include Northeast, Naxal-affected areas and Jammu and Kashmir. The government has transformed Northeast into a thriving tourist and investment destination. Continued focus on improving infrastructure, connectivity and security has led to this change. Prime Minister Modi has himself visited Northeast over 70 times since 2014, which emphasizes the government's commitment. Key achievements include the completion of the long-pending Bogibeel Bridge, broad gauge rail links to Mizoram, Tripura and Arunachal Pradesh, thousands of kilometers of new roads, 10 greenfield airports, the region's first AIIMS in Guwahati, 15 medical colleges in Assam and multiple cancer hospitals. Insurgency-related violence has dropped by 64% and AFSPA coverage was reduced by 75%. Peace accords and resolution of border disputes have further stabilized the region. Significant investments through schemes like PM Divine and NESEDS have accelerated development. Schemes like aspirational districts and aspirational blocks have accelerated progress in some of India's most backward areas. Through a dual approach of strong security measures and focused development, the Narendra Modi government has laid the foundation for lasting peace and growth in these previously neglected regions, steering them towards the Viksit Bharat by 2047. समृद्ध गांव ही समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला बनते हैं। अगर गांव समृद्ध होंगे, विकसित होंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। मुकेश जी, अगर आपसे ग्रामीण विकास पर चर्चा करें तो 2019 तक सभी गांव भारत में खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। 12 करोड़ शौचालय बने स्वच्छ भारत योजना के तहत। उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ सिलेंडर दिए गए, जिससे धुएं से मुक्ति मिली है महिलाओं को। साथ ही साथ अगर इसमें और जोड़ दें तो 18,000 गांव बिजली से रोशन हुए हैं सौभाग्य योजना के तहत। कैसे देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र के इन बदलावों को? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में विकास कनेक्टिविटी से डायरेक्ट लिंक्ड है और जो ग्राम सड़क योजना शुरू हुई उसने सारे गांवों का एक तरह से बहुत मतलब जैसे होता नहीं है, उनके प्रोड्यूस होते थे, उनके आवाजाही के बहुत डिफिकल्ट गांव थे जहां पहुंचना मुश्किल था, जहां राज्य के अधिकारी नहीं पहुंच पाते थे। तो जो ग्राम सड़क योजना जो शुरू हुई उससे लेकर आज की डेट में जो हमने ऑप्टिकल फाइबर का हाईवे बना दिया है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हमारे सारे पंचायतों में पहुंच गया। मैम कह भी रही थी जो डिजिटाइजेशन और डिजिटल जो रिवोल्यूशन है इस कंट्री में, तो कोई भी चीज यदि रिवोल्यूशनराइज हो रहा है इस कंट्री में तो वो जब तक गांव को नहीं छुएगा तब तक कोई रिवोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ग्राम प्रधान देश हैं, हम कृषि प्रधान देश हैं। हमारा 60 से 65% आबादी अभी भी गांव में रहती है। एक तो ये हो गया कि जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर रीच है, जो हमारा डिजिटलाइजेशन है, उसके अलावा जो आपने शौचालय की बात की, सबसे ज्यादा जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, हमारे यहाँ जो सीमांत किसान है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको कर्ज लेना पड़ता था साहूकारों से, इधर से उधर से लेकर बीज खरीदने के लिए, थोड़ा सा खाद खरीदने के लिए। ये जो किसान सम्मान निधि में जब हम 6,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में यदि उनको दे रहे हैं साल में, तो उसकी जो टाइमिंग आप देखेंगे कि रबी के पहले मिल रहा है या खरीफ के पहले मिल रहा है, तो उस वक्त उनके जो किसानी के जो काम है वो कितना आसान हो जा रहा है। जी बिल्कुल, किसानों की आय दोगुनी करना भी सरकार का लक्ष्य है। प्रोफेसर जोशी, अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में पिछले 11 वर्षों में खासकर जो प्रगति देखने को मिली है, वहां पहली बार रेल पहुंची मिजोरम में। आजादी के 68 वर्ष बाद वहां पर एयरपोर्ट्स का विकास हमने देखने को मिला है। एक दौर ऐसा भी था जब पूर्वोत्तर देश से अलग थलग था। प्रधानमंत्री ने उसे नाम दिया अष्टलक्ष्मी का, और लक्ष्मी होने के नाते जो सरकार का फोकस है उसे आप कैसे देखते हैं? आनंद, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करना चाह रही थी, क्योंकि आप चर्चा को पूर्वोत्तर की ओर ले गए। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी है, और इस तरह से बहुत ही एक सुंदर दर्शन के साथ, जिस तरह से किसी भी भवन में बिना लक्ष्मी के निवास के हम कहें कि सुख और समृद्धि की हम कल्पना नहीं कर सकते, उसी दर्शन के साथ पूर्वोत्तर का समावेश इस प्रकार से बाकी के भारत के साथ विगत 10 वर्षों में किया गया है कि चाहे हम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम शिक्षा के
क्षेत्र में सुधार की बात करें, चाहे हम यहाँ समावेशी दृष्टि से महिलाओं के विकास की बात करें, चाहे हम यहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम यहाँ स्वास्थ्य सुधार योजनाओं की बात करें, तो भारत सरकार ने इस एक क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए इस बात पर बल दिया कि सबसे पहले तो यहाँ की जिस प्रकार की जलवायु और जिस प्रकार की भूमि है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कई वर्षों से आवश्यकता थी। चाहे अलग अलग आप रेल मार्ग की दृष्टि से देखें, आप हवाई मार्गों की दृष्टि से देखें कि सीधी उड़ानें हो दिल्ली से या भारत के अन्य राज्यों से पूर्वोत्तर की ओर की प्रमुख शहरों तक, या हम एक सड़क के विकास की बात करें तो, और यहां से फिर हम देखें कि दूसरे देशों की हमारी महत्वपूर्ण देशों के साथ सीमाएं भी जुड़ती हैं और सीमा सुरक्षा की दृष्टि से भी पूर्वोत्तर का एक विशेष महत्व भारत के लिए है। तो इस पर भी विशेष एक ध्यान देते हुए भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा कि किस तरह से पूर्वोत्तर का विकास एक एक्सपोनेंशियल लेवल पर हो, और वो आज हमको दिखाई पड़ता है। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूजा है। हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट को हम इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी इस त्रिवेणी से जोड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में वंदे भारत ट्रेन भी चलने लगी है। बीते 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स की संख्या लगभग दोगुनी हो गई। Women and Youth Empowerment. Over the past 11 years, India has witnessed a paradigm shift in policy implementation towards the empowerment of women and youth. For women, landmark initiatives include the Nari Shakti Vandhan Adhiniyam, which reserves 33% of legislative seats for women, enactment of a law against triple talaq to protect Muslim women from exploitation, and Mission Shakti, focused on safety, skill development and combating gender violence. Programs like construction of toilets under Swachh Bharat Abhiyan, giving ownership of the house to women under PM Awas Yojana, providing clean fuel under PM Ujjwala Yojana, securing the girl child's future with Sukanya Samriddhi Yojana are some of the shining examples of the women empowerment. Youth empowerment efforts include the Pradhan Mantri Viksit Bharat Yojana for incentivizing employees and employers, PM Kaushal Vikas Yojana for skill training, Startup India and Mudra Yojana to boost entrepreneurship. Initiatives like Khelo India have strengthened talent development at the grassroots level, and Target Olympic Podium Scheme has provided extensive long-term support to top athletes. Together, these initiatives have strengthened socio-economic opportunities for Nari Shakti and the Amrit Piri, setting up a strong foundation for the Viksit Bharat by 2047. पिछले 11 वर्षों में नारी सशक्तिकरण बहुत तेजी से हमें देखने को मिला है, चाहे सेना हो, चाहे दूसरी विधाएं। खेल से लेकर अंतरिक्ष के मैदान तक भारतीय महिलाओं ने अपने परचम लहराए हैं। प्रोफेसर जोशी, महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से इस सरकार ने शुरुआत की थी। अगर महिलाओं के विकास की बात करें, 61% डिलीवरी जो 2014 में अस्पतालों में होती थी, अब 97.3% डिलीवरी अस्पतालों में हो रही है। दूसरा पहलू है महिलाओं के लिए रोजगार। महिला स्वरोजगार के लिए 35 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं। साथ ही साथ 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 10 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान किया गया है। और एक वो भी क्षेत्र जहां पर महिलाओं ने दरवाजे खोले वो है डिफेंस का क्षेत्र। हम देखते हैं कि राफेल जैसे लड़ाकू विमान भी महिलाएं उड़ा रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भी महिलाओं की भूमिका को पूरी देश ने देखा। कैसे देखती हैं आप पिछले 11 वर्षों में बतौर महिला होते हुए इस महिलाओं के बदलाव को? आनंद, चूंकि स्वयं एक महिला हूं तो विगत 10 वर्षों में ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैंने क्रांतिकारी परिवर्तन होते हुए देखा। यदि दर्शन की दृष्टि से देखें तो पहले महिला सशक्तिकरण की बात की जाती थी, लेकिन विगत 10 वर्षों में भारत सरकार ने न सिर्फ भारत के पटल पर, वैश्विक पटल पर एक बड़ा बदलाव लाया और महिला नेतृत्व विकास यानी कि विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की।
कि न सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनको नेतृत्व की भूमिका दी जाए। तो जैसे आपने उदाहरण स्वरूप बताया कि डिफेंस के क्षेत्र में अब हम बड़े पैमाने पर अपनी महिलाओं को अग्रणी भूमिकाओं में, नेतृत्व की भूमिकाओं में देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि यदि हम वैश्विक राजनीति की दृष्टि से भी देखें तो महिलाओं को एक सेक्रेटेरियल रोल में रखा जाता था, नेतृत्व की भूमिका अभी भी नहीं दी जाती है। भारत ने आगाज किया है इस एक परिवर्तन का, जिसमें महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिला नेतृत्व को प्राथमिकता दी जा रही है। और वर्तमान सरकार के सक्षम नेतृत्व में मैं कहूंगी कि भारत विकास में महिलाओं की भागीदारी को न सिर्फ बढ़ावा दिया गया है, महिला भागीदारी और नेतृत्व के माध्यम से किस प्रकार से भारत की आर्थिक उन्नति हो और हम आगे बढ़ें, इस पर काम किया जा रहा है। तो बाली में जब G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके बाद हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी आई थी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान स्पष्ट रूप से कहा था कि महिलाओं की भागीदारी और उनके नेतृत्व के बिना वैश्विक विकास संभव नहीं है। तो भारत सरकार अपने देश में नारी शक्ति को बढ़ावा देने पर केंद्रित कई योजनाएं भी चला रही हैं। उनका जीवन बेहतर बने, उनकी समस्याओं का हल हो। छोटी से छोटी बात, जैसे कि एक सैनिटेशन रिवॉल्यूशन जो है वो हमने अपने रूरल इंडिया में होते हुए देखा। और महिला सशक्तिकरण, महिला उद्यमिता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए आज स्टैंड अप इंडिया, पीएम मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, पोषण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, लाडली लक्ष्मी जैसी कई योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। स्किल इंडिया की बात हुई, स्टैंड अप इंडिया की बात हुई, स्टार्टअप इंडिया की बात हुई। 119 यूनिकॉर्न बनाकर भारत इस समय दुनिया में तीसरे स्थान पर है। आज के युवा कल के भविष्य माने जाते हैं। कैसे देखते हैं युवाओं को लेकर जो सरकार का फोकस रहा है, और खासकर प्रधानमंत्री युवाओं से खुद कनेक्टेड रहते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री का युवाओं के साथ जो संवाद है वो इतना एनर्जेटिक होता है और इतना इंस्पायरिंग होता है कि बच्चों का जो रिस्पांस देखता हूं, तो एक चीज उन्होंने इंस्टिल किया है आज के युवा में कि आप बेसिकली संवाहक हैं देश को विकसित राष्ट्र बनाने के, और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और उन्होंने एक और चीज कहा है कि आप नौकरी ढूंढने मत जाओ, आप नौकरी जनरेट करो, जिससे कि आप 10 लोगों को और रोजगार दे सकते हो। और इस क्रम में ही ये जो स्टार्टअप इंडिया और जितने भी यूनिकॉर्न्स और ये सब आ रहे हैं, वो उनके इंस्पायरिंग स्पीचेज और इंस्पायरिंग जो बातें करते हैं उसके कारण ये संभव हो पाया है। कोई भी उद्यम करने में आपको 3 चीज चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए। तो टेक्नोलॉजी में तो है ही है किसी के पास, और लेबर हमारे पास बहुत है। हमें कैपिटल का प्रॉब्लम होता था, तो जो युवा था वो फ्रस्ट्रेट हो जाता था और फिर बाद में वो नौकरी की तरफ भटक जाता था। अब क्या हो रहा है, जो उनको कैपिटल मिल जा रहा है उसके कारण उनके पंख खुल रहे हैं। इसके कारण ही हमारे पास इतने सारे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स दिख रहे हैं। हमारा नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो, वो रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण करोड़ों नौजवान अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। नल से जल योजना के तहत हमने रिलीजन नहीं देखा, सिर्फ हमारी माताओं बहनों की सुविधा देखी है। जनधन प्रोग्राम ने महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की एक मजबूत नींव रखी है। सेवा पर्व के इस विशेष कार्यक्रम में मुकेश जी आपका और प्रोफेसर जोशी आपका शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, नमस्कार। धन्यवाद आनंद, नमस्कार। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के 7वें और अंतिम संस्करण में आप सुन रहे थे समावेशी विकास के लिए क्रांतिकारी प्रयास। इसमें भाग ले रही थीं प्रोफेसर अंशु जोशी और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। You were listening to the 7th and the last episode of our special series Seva Parv on revolutionary steps for inclusive development. The participants were Professor Anshu Joshi and Mukesh Ranjan. Senior journalist, moderator was Anand Srivastav. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR Official and on Prasar Bharati's OTT platform
waves. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.